हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 27 अप्रैल को टारगेट करते हुए एक्सपेक्टेड प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग जितना अति संभावित प्रश्न बन सकते हैं शिफ्ट से पहले तो उसको तैयार करना है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में जरूर ये सवाल देखने को मिलेगा। तो आप सभी से हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की इस क्लास के सारे प्रश्नों को आप तैयार करिए और अपने परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को एक बार अपने नज़र से देख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप अपने पेपर में बैठेंगे तो आप सभी से एक भी सवाल छूटेगा नहीं। यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी को ऐसे ऐसे प्रश्नों को तैयार करके जरूर जाना चाहिए। आप देखते हैं कि हम पढ़ते हैं कुछ और है लेकिन हमारे पेपर में उससे रिलेटेड कुछ और आ जाता है। तभी तो साथियों, आज का ये सेशन एग्जाम से 2 दिन पहले वही सवाल आपके बीच आने जा रहा है। तो आप सभी से हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक नज़र में इन 100 सवालों को आप जरूर देख लीजिए भाई, जिससे आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट हो सके। तो जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 ही घंटे का होने वाला है, इसी 1 घंटे में आप सभी को जीके से 20 सवाल मिलेगा हल करने के लिए, हिंदी से 20 सवाल मिलने वाले हैं, मैथ से 20 सवाल मिलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग से 20 सवाल मिलने वाले हैं। 80 सवालों का आपका पूरा पेपर होगा। एक सवाल आप सही करेंगे 2 नंबर, 160 नंबर का पूरा पेपर होने वाले हैं। और एक सवाल आप गलत करेंगे तो 1/4 का माइनस मार्किंग होगा, यानी 0.25 का माइनस मार्किंग। 4 सवाल आप गलत करेंगे तब जाकर आप सभी का 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। तो साथियों, 1 ही घंटे में आप सभी को पूरा पेपर हल करना होगा। तो इससे आप एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। लगभग आपको 50 to 60% सवाल ईजी मिलेगा, 40% सवाल तो आपको डिफिकल्ट मिलेगा। तो साथियों, आपको ये काम करना है कि जो इजी सवाल है उसको तो छोड़ना नहीं है, जो डिफिकल्ट सवाल है उसको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, क्योंकि वही सवाल तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस आप सभी को ये क्लास को पूरा देख लेना है अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है। तो चलिए अति संभावित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, हल करिएगा। निम्नलिखित में से क्या तृतीयक गतिविधि का एक उदाहरण है? तो साथियों, तृतीयक गतिविधि का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? विनिर्माण है, खनन है, अध्यापन है या कृषि है? तृतीयक गतिविधि का एक एग्जाम्पल कौन है? तो अध्यापन है। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, किसी अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना का प्राथमिक कार्य कौन सा है? किसी अर्थव्यवस्था में आधिकारिक संरचना का प्राथमिक कार्य इनमें से कौन सा है? तो औद्योगिक और आर्थिक कार्य पद्धति है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषता क्या थी? इस पे आप स्टार लगाइए। जितने भी 1991 से रिलेटेड प्रश्न करवाएंगे उसे आप सभी को तैयार करना है, क्योंकि यहीं से आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेगा। 1991 के बाद भारत में आर्थिक सुधारों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो व्यापार नीतियों का उदारीकरण थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक एकाधिकार का एक उदाहरण है? प्राकृतिक एकाधिकार का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो रेलवे है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, निम्नलिखित में से किसे 1991 की वैश्वीकरण नीतियों का भारत की आर्थिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव माना जा सकता है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साथियों, किसे 1991 की यहाँ पर की है? तो वैश्वीकरण नीतियों का भारत की आर्थिक संरचना पर दीर्घकालिक प्रभाव माना जा सकता है। तो सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरण, ये प्रभाव माना जा सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण की एक विशेषता नहीं है? तो साथियों, क्या इनमें से वैश्वीकरण की एक विशेषता नहीं है? तो संरक्षणवाद ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तावित धन निष्कासन सिद्धांत ने
ब्रिटिश शासन के तहत भारत की गरीबी को किस प्रकार समझाया? दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तावित धन निष्कासन सिद्धांत ने ब्रिटिश शासन के तहत भारत की गरीबी को किस प्रकार समझाया? तो उचित प्रतिपूर्ति के बिना भारतीय संसाधनों और धन का ब्रिटेन को निर्यात। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत कृषि में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया? 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत कृषि में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया था? तो कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध कम कर दिए गए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आप देखते हैं कि हमारे पेपर में थोड़े से डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते हैं, तो पूरे पेपर का आकलन करने के बाद हम आप सभी को पेपर से पहले ये प्रश्न भाई अच्छे से प्रोवाइड करें। आप सभी को एक ही काम करना है कि सारे प्रश्नों को देख लेना है, उसे तैयार भी कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी? 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी? तो अविकसित थी और पारंपरिक उद्योगों पर केंद्रित थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, और आगे बढ़ने से पहले भाई आप सभी के बीच में 27 अप्रैल से लेकर 30 मई पेपर के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। बार बार जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्न आ चुके हैं भाई, यानी आप सभी को वायरल पेपर मिला। इसमें जीके करंट अफेयर पूरा क्वेश्चन, हिंदी का पूरा क्वेश्चन, मैथ का पूरा क्वेश्चन, रीजनिंग का पूरा क्वेश्चन मेरे दोस्त एसएससी एग्जाम 2026 के लिए। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपके पास मुश्किल से 2 दिन का समय है। यदि आपके पास कुछ भी समय है तो भाई इस पीडीएफ को अपने पास मंगाकर इसे आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्कोर भी आप अपने पेपर में कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन एक ही वीडियो मिलने वाला है। तो आपको मिलेगा कैसे? ये नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा सकते हैं। लेकिन आप सभी को इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ पे भी करना पड़ेगा भाई। मात्र 50 रुपीज़ में ये सारा क्वेश्चन आपके पास होगा। जो पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, बार बार जो प्रश्न आते हैं जैसे हमेशा एसएससी के रियल शिफ्ट में, तो साथियों समय नहीं है, जल्दी करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी और भी अच्छी करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? तो द्वितीयक क्षेत्र उत्तरदायी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो द्वितीयक के। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, उदारीकरण के बाद भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? उदारीकरण के बाद भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो सस्ते आयात से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, निजीकरण 1991 की नई आर्थिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ था। निम्नलिखित में से कौन सा निजीकरण का एक रूप नहीं है? तो साथियों बताइए, निजीकरण का एक रूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो संप्रभु ऋण नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, एचडीआई में सब जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसमें सब जीवन स्तर को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो PPP $, में प्रति व्यक्ति GDP, इसका उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। टैरिफ सुधार व्यापार की उदारीकरण के लिए केंद्रीय थे। 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ? तो साथियों ये भी महत्वपूर्ण सवाल है भाई, क्योंकि टैरिफ से रिलेटेड भाई भारत अमेरिका में काफ़ी नोकझोंक हुआ था, आप सभी को मालूम होगा। तो बताइए, जो टैरिफ रिफॉर्म था व्यापार की उदारीकरण के लिए केंद्रित थे, तो 1991 के बाद आयात टैरिफ का क्या हुआ? तो यह धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, 1991 के सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या प्रवृत्ति रही है? 1991 के सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या प्रवृत्ति रही थी? तो क्रमिक वृद्धि रही थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। 1990 के दशक बाद वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग के कारण भारत में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी? 1990 के दशक के बाद वैश्वीकरण और आउटसोर्सिंग के कारण भारत में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई थी? तो आईटी और सेवाएं क्षेत्र में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है। एक भी दिन का गैप नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। लैंगिक असमानताएं मानव विकास परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। लैंगिक असमानता सूचकांक इसका निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक हिस्सा नहीं है? बताएंगे आप सभी लोग। लैंगिक असमानता सूचकांक का कौन सा संकेतक हिस्सा इनमें से नहीं है? तो खाद्य उपभोग, ये संकेतक हिस्सा नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए साथी पेपर में तो इजी सवाल आएंगे तो सब कोई कर ले जाएगा, लेकिन जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो हमें नहीं आता तो भाई हमें वही तो सॉल्व करना है, उसी से तो हम कट ऑफ को क्लियर करेंगे। तभी तो भाई सारे क्वेश्चन आपके लिए करवा रहे हैं, बस आप सभी को तैयार करना है सभी प्रश्नों का उत्तर, ठीक है। देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को किसके द्वारा मापा जाता है? देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत को किसके द्वारा मापा जाता है? तो गरीबी हेड काउंट अनुपात के द्वारा मापा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था? प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था? तो 2011-12 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, जो 2021-22 को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक थी? 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी, जो कि 2021-22 को छोड़कर पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक थी? तो बताएंगे आप लोग कितने परसेंटेज थी? तो 9.2%। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत सरकार ने पहली बार जेंडर बजट वक्तव्य किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? भारत सरकार ने पहली बार जेंडर बजट वक्तव्य किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? तो वर्ष 2005 से लेकर 2006 के बीच में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है? बताइए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किससे मूल्यह्रास घटाकर की जा सकती है? तो जीएनपी से, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है भाई? तो जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बजट अधिशेष। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितना है? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को। विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है। भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करती है, तो भारत में विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करती है? तो डीपम संस्था करती है, यानी DIPAM संस्था करती है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 27 को। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में पेश किया गया एक प्रमुख सुधार क्या है? 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे थे। बैंकिंग क्षेत्र में पेश किया गया एक प्रमुख सुधार क्या है? तो ब्याज दरों का विनियमन है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 28 को। बैंकिंग सुधार 1991 के आर्थिक सुधारों का हिस्सा थे। निम्नलिखित में से किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की अनुशंसा की थी? बताइए, किस समिति ने 1991 में बैंकिंग क्षेत्र के उदारीकरण की अनुशंसा की थी? तो नरसिम्हन समिति ने की थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके,
अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को, भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो 1937 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, भारतीय द्वारा पूरी तरीके से प्रतिबंधित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो भारतीयों द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक था, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनियमन को बढ़ावा दिया। 1991 के सुधारों के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा? तो साथियों 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनियमन को बढ़ावा दिया। 1991 के सुधारों के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा था? तो परमाणु ऊर्जा था भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को, भारत की दूरसंचार क्रांति उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम है। दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? बताइए। दूरसंचार क्षेत्र की देखरेख के लिए 1997 में किस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो TRAI का, जो ट्राई जिसे आप लोग बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद करते चले भाई, इन सवालों को आप हल्के मत लीजिए भाई, यही सब सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। सोचेंगे काश हम वो सवाल पढ़ लेते पहले एग्जाम से। तो मेरे दोस्त ये सारे सवाल जानते हैं, एकदम आयोग के द्वारा बनाया जाता, हमेशा पेपर लेवल सेम वही सवाल है। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया? 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो 3 श्रेणियों में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, किस नवरत्न कंपनी को वाइजेक स्टील कहा जाता है? किस नवरत्न कंपनी को वाइजेक स्टील कहा जाता है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, 1991 के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों को प्रभावित करने में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 1991 के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों को प्रभावित करने में किस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने, ये 2 संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। याद रखिए, कहीं कहीं केवल एक ही ऑप्शन देगा, या तो IMF देगा या तो वर्ल्ड बैंक देगा, नाम याद रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल को देखिए 37 को, 2025 में ब्रिक्स बैठक में साझा किए गए भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी DPI मॉडल का एक प्रमुख लाभ क्या है? बताइए। DPI मॉडल का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो वित्तीय अपवर्जन को कम करना है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, IMF की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए IMF का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान क्या है? बताइए। IMF की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए IMF का संशोधित वैश्विक विकास पूर्वानुमान कितना है? तो 2.8% है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो साथियों कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो दोस्त मेरे क्यूबा नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, दालों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम किस वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया? दालों पर विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम किस वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया था? तो 1988-89 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 41 को, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इसका मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है भाई? तो ग्रामीण क्षेत्र है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को,
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2023-24 के बीच कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गए? बताइए, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2023-24 के बीच कितने भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गए? तो बताएंगे आप सभी लोग, तो 24.82 करोड़। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है? तो साथियों, कौन सी सरकारी योजना भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है? तो अमृत योजना है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसका स्पेलिंग याद रखिएगा, कहीं कहीं ये स्पेलिंग लिखा रहेगा भाई, अमृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया? भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया था? 2020 में शुरू किया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना विश्व व्यापार संगठन के किस कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आती है? केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आती है? तो ध्यान रखिए, ग्रीन बॉक्स के श्रेणी में आती है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2011 में शुरू किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 मई 2016 को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन के लिए किन क्षेत्रों पर बल दिया गया है? पशुपालन पे, मत्स्य पालन पे, बागवानी और ग्रामीण उद्योग पर बल दिया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो भारी और बुनियादी उद्योग को भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुई थी, 61 में समाप्त हुई थी। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। 1947 से लेकर 1991 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में असमान क्षेत्रीय विकास देखा गया। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ? तो साथियों, हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र को हुआ था? तो उत्तरी भारत को हुआ था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो छठी योजना में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आज पूरा भाई अर्थशास्त्र को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स कम से कम मान कीजिए 10 से 12 साल का वेटेज तो हो ही जाता है एक आध शिफ्ट में। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिए किसका सहारा लिया? स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने आर्थिक विकास के लिए किसका सहारा लिया था? तो केंद्रीकृत योजना का सहारा लिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? ध्यान रखिएगा, के.एन. राज थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1947 से 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बताइए, कौन सा कथन 1947 से लेकर 1991 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, मुख्य और भारी उद्योगों में प्रमुख, इसका वर्णन करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री 1991 के एलपीजी सुधारों को शुरुआत से निकटता से जुड़े हुए हैं? तो साथी कौन से भारतीय प्रधानमंत्री 1991 के एलपीजी सुधारों को शुरुआत से निकटता से जुड़े हुए हैं? तो वो कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को। 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण में मुख्य रूप से कौन शामिल था? 1991 के सुधारों के अंतर्गत निजीकरण में मुख्य रूप से कौन शामिल था? तो दोस्त मेरे याद रखिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी शेयर बेचना ये शामिल था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्नलिखित में से किसे 1991 के बाद से भारत के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम माना जाता है? तो साथियों किसे 1991 के बाद भारत के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम माना जाता है? तो जीवन प्रत्याशा में सुधार, इसको बिल्कुल विकास परिणाम माना जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 59 को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार संरचना का सही वर्णन करता है? तो साथियों कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार संरचना का सही वर्णन करता है? तो याद रखिएगा कच्चे माल का निर्यात और निर्मित माल का आयात। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है जिसने 1991 के बाद भारत में सतत सुधार दर्शाया है? आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है जिसने 1991 के बाद भारत में सतत सुधार दर्शाया है? तो विदेशी मुद्रा भंडार है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को। उदारीकरण ने आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया। 1991 में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या खत्म करना था? तो साथियों 1991 में उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या खत्म करना था? तो ध्यान रखिएगा औद्योगिक लाइसेंसिंग और कोटा पद्धति, इसको खत्म करना था। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 1991 के बाद की आर्थिक सुधारों के संदर्भ में वैश्वीकरण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो साथियों कौन सा भारत में 1991 के बाद आर्थिक सुधारों के संदर्भ में वैश्वीकरण को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ये परिभाषित करता है भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को। स्वतंत्रता के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग परिचालित था? स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सा उद्योग परिचालित था? तो लौह और इस्पात उद्योग। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को। 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या था? 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या था? तो विदेशी कंपनियों और पूंजी का प्रवेश था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को। निम्नलिखित में से एमएसएमई की कौन सी श्रेणी उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है? तो साथियों निम्नलिखित में से एमएसएमई की कौन सी श्रेणी उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा बनाती है? तो सूक्ष्म बनाती है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। नए मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? नए मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितने की है? तो 15% की है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेराफेरी को रोकना है? तो साथियों किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में जो धन है, धन की जो हेराफेरी होता है उसको रोकना है? तो भाई पीएमएलए का अधिनियम के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 68 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र का संगठन है? निजी क्षेत्र का संगठन बताना है ध्यान से। तो टिस्को एक भारत में निजी क्षेत्र का संगठन है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 69 को, 1990-1991 के दौरान इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी क्रमशः कितने प्रतिशत की थी? 1990-91 के दौरान इस्पात के उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी क्रमशः कितने की है? तो 46% और 54% की है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 70 नंबर को, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर ₹2 लाख की गई? तो बताइए दोस्त, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई? तो 1980 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 71 को, औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो साथियों, औद्योगिक नीति 1956 की सूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? तो पूरे 17 सूचीबद्ध को। ऑप्शन बी सवाल का मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 72 को, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र के संबंध में ईपीएफ में पी का क्या अर्थ है? तो प्रोविडेंट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 73 को, सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड किस नदी पर स्थित है? सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग सेकंड किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 74 को, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? बताएंगे आप सभी लोग। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा ये किस प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 75 को, हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समानांतर दाहिनी किनारी सहायक नदी के रूप में बहती है? तो साथियों, हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समानांतर दाहिनी किनारी सहायक नदी के रूप में बहती है? तो यमुना नदी के भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए 76 को, किस नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है? तो साथियों, किस नदी को रेड रिवर भी कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए 77 को, कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय में तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? भारत के प्रायद्वीपीय में सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी है? तो महानदी है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए 79 को, कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो कर्नाटक राज्य से। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो साथियों, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी में से कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई, सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है कौन सी है? तो भाई ये तो चिनाब नदी है ना, तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोदावरी नदी नहीं होगा, ये तो गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों में आती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 82 को, तापी नदी का बेसिन किस राज्य में फैला हुआ है? तापी नदी का जो बेसिन है किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 83 को, दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अरब सागर में जाकर गिरती है? तो नर्मदा है और एक ताप्ती नदी है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 84 को, बेरीनाका जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? बेरीनाका जल स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का यह मुख्य स्रोत है? सभी बताएंगे। तो झेलम नदी का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए 85 को, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है?
कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो लूनी नदी है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 को। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है वह किसकी सहायक नदी है? मेची नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन देखिए बताइए। तो महानंदा की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 को। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो तापी नदी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो साथियों, कौन सी नदी एक ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट 89 कॉल करिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो भाई आप चैनल पे नए तो पहले तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। डेली साथ ही इस तरह क्लास आ रही है और ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं होगा भाई। तो इसलिए आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। कौन सी नदी हिमालय अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, गोदावरी नदी नहीं है। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 को। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? इनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो साबरमती नदी है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 91 को। कॉन्का कैफ कप किस खेल से संबंधित है? तो साथी, कॉन्का कैफ कप जो है किस खेल से संबंधित है? आप सभी बताएंगे। तो ये किससे संबंधित है? फुटबॉल खेल से। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 को। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट 93 देखिए, कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, जो कार्बिलान कप है किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 को। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो साथियों, शूटिंग गार्ड शब्द है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 95 को। शॉट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का वजन कितना होता है? शॉट पुट में पुरुष एथलीटों के लिए धातु की गेंद का वजन कितना होता है? तो 7.26 किलोग्राम का था और 70 सेंटीमीटर व्यास होता है। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 को। किस तैराकी स्पर्धा में तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरते हैं? तो साथियों, किस तैराकी स्पर्धा में तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरते हैं? तो बैक स्ट्रोक में। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को। किस खेल में पक का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, किस खेल में जो पक शब्द है इसका उपयोग किया जाता है? तो आइस हॉकी में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 को। एक हैंडबॉल मैच कुल कितने मिनट तक चलता है? तो साथियों, जो एक हैंडबॉल मैच होता है वो कुल कितने मिनट तक चलता है? तो पूरे 60 मिनट यानी 1 घंटा चलता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 को। क्रॉस ओवर ड्रिबल मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? क्रॉस ओवर ड्रिबल मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, यानी किस खेल से? तो बास्केटबॉल से। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए लास्ट 100वां सवाल हल करिए भाई। तैराकी में कितनी गलत शुरुआत चेतावनियाँ हैं? तो साथियों, तैराकी में कितनी गलत शुरुआत चेतावनियाँ हैं? तो 0 है भाई, 0 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, ये 100 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 100 सवाल में से लगभग कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो चुका होगा। तो साथियों, किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए। सुबह 8 बजे क्लास ले लीजिए भाई, क्योंकि उसमें मॉडल पेपर करा हुआ पूरे 100 सवाल का, ठीक है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर बहुत अच्छा है भाई, रिवीजन कर लीजिए भाई। जितने भी सवाल हम करा रहे हैं क्लास में उसको तो तैयार जरूर करिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।